ठीक। गुड इवनिंग, आदाब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आज के इस कारवान के सेशन में, ह्यूमर एंड सटायर इन हिंदुस्तानी लिटरेचर। हास्य और व्यंग, तंज़ो मिज़ाह। और हमारे साथ आज इस सब्जेक्ट पे बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेल हाशमी साहब, जो इस पे एक बहुत गहरी नजर ही नहीं रखते हैं, बल्कि खुद भी ऐसे ऐसे जुमले कसते हैं कि आप सब लोग लोटपोट हो जाएं। कि हिंदी और उर्दू दोनों ही अदबों में, दोनों ही तहजीबों में तंज़ो मिज़ाह का, हास्य और व्यंग का एक बहुत ही अहम मकाम रहा है। मार्क ट्वेन ने कहा था कि ह्यूमैनिटी हैज अनक्वेश्चनेबली वन रियली इफेक्टिव वेपन, लाफ्टर। अगेंस्ट द असॉल्ट ऑफ लाफ्टर नथिंग कैन स्टैंड। और आज मेरे ख्याल से एज अ सोसाइटी हमें जितनी जरूरत है हंसने की, हंसाने की, उतनी शायद हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगियों में इससे पहले कभी न रही। Because you know this ability to find humor in the ebb and flow of life accords a strange strength to carry on. और उर्दू शायरी में, हिंदी शायरी में, नस्र में, गद में आपको हर जगह इसकी मिसालें दिख जाएंगी कि जिंदगी की तलखियों को हंसी में उड़ा देना ये एक बहुत बड़ा हुनर है। और साहब, उर्दू के शायर ने तो कोई मौका नहीं छोड़ा हमको हंसाने का, और जिंदगी की तलखियों को, दुखों को हंसी में उड़ाने का। आप सब लोगों ने वो बहुत मशहूर गाना सुना होगा, फिल्मी गीत है कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। वैसे तो ये गीत जो है ये खुद सलीम कौसर की एक गजल से इंस्पायर्ड है कि मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। पर देखिए कि एक और शायर ज़ियाउल हक कासमी ने इसको आम आदमी की जिंदगी से कैसे जोड़ा है और अपनी खुद की परेशानी और दुख पर हंसने का हुनर कैसे दिखाया है। कि फरमाते हैं कि मैं शिकार हूं किसी और का, मुझे मारता कोई और है। मैं शिकार हूं किसी और का, मुझे मारता कोई और है, मुझे जिसने बकरी बना दिया वो तो भेड़िया कोई और है। और मैं तो फेंट फेंट के फट गया, मैं तो फेंट फेंट के फट गया, मैं फटा हुआ वही ताश हूं। मैं तो फेंट फेंट के फट गया, मैं फटा हुआ वही ताश हूं, मुझे खेलता कोई और है, मुझे भेजता कोई और है। अब मेरे रोब में तो वो आ गया, मेरे सामने तो वो झुक गया। हकीकत देखिए साहब, मेरे रोब में तो वो आ गया, मेरे सामने तो वो झुक गया, मुझे लात खा के हुई खबर, मुझे पीटता कोई और है। जो गरजते हों वो बरसते हों, कभी ऐसा हमने सुना नहीं। जो गरजते हों वो बरसते हों, कभी ऐसा हमने सुना नहीं। यहाँ भौंकता कोई और है, यहाँ काटता कोई और है। तो साहब ये है कमाल, जिंदगी की सच्चाइयों पे मजाक करना एक बहुत बड़ा हुनर है, और इस कमाल के लिए वाकई एक बहुत बड़ा हुनर चाहिए भी है। मगर क्या तंज़ो मिज़ाह में सब कुछ अलाउड होना चाहिए? आजकल तंज़ो मिज़ाह के नाम पर जिस किस्म की बेहूदगियां हो रही हैं, जिस तरह का सेक्सिज्म, जिस तरह की मिसोजिनी जो है आप देखते हैं मुशायरों में, कभी सम्मेलनों में, उसके बारे में मैं चाहता हूँ सुहेल साहब की उससे बात शुरू की जाए। आपके नजरिए में, आपके हिसाब से क्या तंज़ो मिज़ाह की कुछ हदें मुकर्रर नहीं होनी चाहिए, कोई तहजीब का उसके अंदर शुमार नहीं होना चाहिए? बट लेट मी आस्क यू दिस बेसिक क्वेश्चन कि तंज़ो मिज़ाह होता क्या है? व्हाट इज ह्यूमर एंड सटायर? देखिए, मैं शुरुआत में मैं एक छोटा सा स्टेटमेंट पढ़ना चाहता हूँ जो जी। मेरी नजर में ये जो आज हम बातचीत करने वाले हैं उसकी हदें कुछ वाज़ेह करने की कोशिश करेगा। तो हास्य और व्यंग, तंज़ो मज़ाह या ह्यूमर इन सटायर हमेशा से कोई अलग लिटरेरी फॉर्म्स नहीं रहे। प्राचीन महाकाव्यों में और उसी के असर में पुराने उपन्यासों में एक विदूषक हुआ करता, जो अगर आप फसाना आजाद पढ़ें तो उसमें फूजी हैं, और इस तरह के बहुत सारे पुराने, उनमें एक आपको मजाकिया एक कैरेक्टर मिलता था।
ये पारसी थिएटर के रास्ते हिंदुस्तानी फिल्मों में भी आ गया और वहां पर कॉमेडियन की तरह वो पहुंच गया। और ये कॉमेडियन जो कुछ बात करता था उसमें हास्य भी होता था और उसमें सटायर भी होता था, ये दोनों चीजें हुआ करती थी। खैर बंबई के सिनेमा में क्या हुआ उसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं, लेकिन पहले समय के जो लेखक थे उनकी रचनाओं में, और ये आगे जब बातचीत होगी तो आप देखेंगे उनकी जो जो लिखते थे उसमें सभी रंग की रचनाएं हमको मिलती थी। सौदा, गालिब, मीर, नजीर अकबर आबादी के कलाम में ऐसा नहीं है कि इनके कलाम में ये चीजें नहीं मिलती हैं। इसके अलावा हमको भारतेंदु हरीशचंद्र, जिन्होंने बहुत गंभीर विषयों पर लिखा है, लेकिन उनका जो नाटक है अंधेर नगरी, वो पूरा का पूरा नाटक व्यंग है। प्रेमचंद, जिनका शुमार उर्दू के अजीम तरीन अफसाना निगारों में होता है, उन्होंने मोटे राम शास्त्री नाम का एक किरदार ईजाद किया और उस पर कई तंजिया कहानियां लिखी। निराला की एक कविता, और निराला बहुत गंभीर कविता के लिए जाने जाते हैं, पर उनकी एक कविता है कुकर मुत्ता, उसमें कमाल का व्यंग है। कुकर मुत्ता और गुलाब का फूल, उसका कंपैरिजन किया है और उसकी पूरी क्लास एनालिसिस की है। कमाल की ही कविता है। लेकिन हालांकि आमतौर पर निराला की छवि इस तरह की लेखन से मुख्तलिफ है। अब ना तो मैं प्रेमचंद के मोटेराम शास्त्री के बारे में, ना भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी के बारे में, ना निराला की इस कविता कुकर मुत्ता के में इससे नहीं पढ़ के सुनाने वाला। मेरी गुजारिश है कि आप सब इसके प्रोग्राम के बाद ये ढूंढें और इनको पढ़ें, क्योंकि इससे आपको अंदाजा होगा कि किस लेवल के ऊपर व्यंग जा सकता है। व्यंग और हास्य या तंज और मजाक अलग सिंफ की शक्ल या विधा के रूप में बाद में विकसित हुए और फिर कलम के ऐसे ऐसे धनी निकले जिन्होंने सिर्फ तंज यानी व्यंग या सिर्फ मजाक यानी हास्य के मैदान में ही अपने जौहर दिखाए। और उनमें अकबर इलाहाबादी, शौकत थानवी, फिक्र तौंसवी, शफीकुर रहमान, मुज्तबा हुसैन, श्रीलाल शुक्ल, मुश्ताक अहमद यूसुफी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, दिलावर फिगार, फितरत बुखारी, कन्हैया लाल कपूर वगैरह के नाम आते। इनके अलावा इब्न इंशा जैसे लोग भी हैं जो प्रोज भी लिखते हैं, वो पोइट्री भी लिखते हैं और हमेशा तंजिया शायरी नहीं करते, हमेशा व्यंग की कविता या व्यंग का लेखन नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो कमाल का तंज करते हैं। और अशोक चक्रधर जैसे भी हैं, हमारे बहुत अजीज दोस्त हैं, उनकी आम छवि हास्य कवि की है, मगर उनके कटाक्ष का काटा पानी नहीं। और उनके कुछ छोटी दो व्यंग की रचनाएं हम आपको आज सुनाएंगे। अब इससे पहले कि इनमें से कुछ के कलम के कुछ कारनामे हम आप तक पहुंचाएं, दो बातें कह देना जरूरी। मेरी नजर में, और मैं समझता हूं कि सैफ साहब भी इस बात से मुत्तफिक होंगे, कि किसी की रंगत, जिस्म की बनावट या कुदरती कमी को या फिर औरतों को अपनी घटिया समझ का निशाना बनाकर खुश होने की कोशिश को हास्य नहीं कहा जा सकता। ये दरअसल में क्रूरता है और किसी भी सूरत में किसी क्रूर हरकत की वीडियो बनाकर शेयर करने से अलग नहीं। आजकल हास्य के नाम पर आमतौर पे ये हो रहा है और मैं समझता हूं, और मैं अभी सैफ साहब ने शुरुआती जो बात की उसमें भी इसकी तरफ इशारा था कि ये हास्य नहीं, ये छिछोरापन। हमारी नजर में हास्य या मजा वो है जिसमें जबान यानी भाषा का इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि हास्य का कोई पहलू नुमाया हो। जिसकी भी एक दो मिसालें हम आपको देंगे। अपने आप पर हंसा जाए और दूसरों को उससे लुत्फ हासिल हो। आप अपने ऊपर हंसें और दूसरे उससे लुत्फ उठाएं, बजाय इसके कि आप दूसरों के ऊपर हंसें और उससे खुश हो। तंज या व्यंग वो है जिसमें हमारी जिंदगी और समाज में फैली हुई गंदगी, समाज के ठेकेदारों की बेराहरवी और उनकी खामियों को
इस तरह उजागर किया जाए कि सुनने पढ़ने वाले को एक ऐसा मीठा मीठा दर्द हो जो उसे चैन से बैठने न दे, जो उसे सोचने पर दे। व्यंग लिखना उतना ही कठिन है जितना हास्य में छिछोरेपन से बचना। तो ये मेरा ख्याल है, ये वो बेसिक फ्रेम है जिसके अंदर हमने वो सिलेक्शन किए हैं जो आज आपके सामने हम पढ़ेंगे। जी सैफ साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब, और बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ये जो एक बहुत डेलिकेट बैलेंस क्रिएट करना जरूरी है, और ये बिल्कुल उतना ही मुश्किल है जितना छिछोरेपन से बचना। अब क्योंकि कहा जाता है कि प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, तो ऐसा करते हैं कि मेरे ख्याल से गुफ्तगू से ज्यादा ये किया जाए कि कुछ पढ़ा जाए, because let us take our viewers to, through the history and the canvas of humor and satire, ताकि उनको एक हिस्टोरिकल किस्म का जायजा मिल जाए उस पूरे वसीह कैनवस का जिसपे हिंदुस्तानी लिटरेचर का, उर्दू और हिंदी का हास्य और व्यंग्य का अदब जो है वो डेडिकेटेड है। मेरे ख्याल से तो तकरीबन, ऐसा आपने फरमाया आपने कि तकरीबन हर पीरियड में आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ व्यंग्य और हास्य, कविताओं में भी और लेखनी में भी। लेकिन पहले कुछ जरा कंटेम्प्रेरी, हम चलेंगे क्लासिकल पोएट्री की तरफ भी, लेकिन जरा पहले कुछ कंटेम्प्रेरी पोएट्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से कंटेम्प्रेरी उर्दू शायरी में तो शायद अकबर इलाहाबादी से बड़ा कोई नाम नहीं है, बल्कि अब तो शायद नाम बदल दीजिए साहब, अकबर प्रयागराजपुरी कर दीजिए। अकबर प्रयागराजपुरी से बड़ा कोई नाम है नहीं। अकबर ये पुकारा है लोगों, अल्लाह नहीं तो कुछ भी नहीं। अकबर ये पुकारा है लोगों, अल्लाह नहीं तो कुछ भी नहीं। यारों ने कहा ये कौल गलत, तनख्वाह नहीं तो कुछ भी नहीं। अकबर खुद पहले वकील थे, फिर सेशंस जज थे बाद में, और ये उन्हीं का बहुत मशहूर शेर है अकबर का, जो खुद वकील रह चुके हैं और जज रह चुके हैं, कि पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा लो अब तो हम भी साहिबे औलाद हो। जी हाँ। तो सुहेल साहब, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि अकबर इलाहाबादी का कुछ कलाम अगर आप पढ़ के सुनाएं। बड़ी जी, तो मैंने अकबर इलाहाबादी में से कुछ सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, और मैंने 2 शेर लिए हैं और उनमें एक कनेक्शन है। ये जो व्यंग या तंज सटायर जो होता है वो किसी को बख्शता नहीं। तो वो हमारे दोस्त जो उर्दू नहीं जानते उनको शायद इसमें मदद हो, मैं बता दूं कि वो जब मुसलमान कोई अपना काम शुरू करते हैं तो उससे पहले, सबसे पहले जो काम करते हैं वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जिसका मतलब शुरू करो उस खुदा के नाम से जो रहम करने वाला है और जो आपके ऊपर रहमान है। रहमान वो जो आपके ऊपर मेहरबान। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया कि आप समझ जाएं कि रहमान का मतलब क्या। अब ये शेर सुनिए। रहमान के फरिश्ते हैं गो हैं बहुत मुकद्दस, रहमान के फरिश्ते गो हैं बहुत मुकद्दस, शैतान ही की जानिब लेकिन मेजॉरिटी है। तो इसके बावजूद कि अल्लाह मियाँ के फरिश्ते बहुत ज्यादा पायस और प्योर हैं, मेजॉरिटी जो है वो शैतान की तरफ मेजॉरिटी। तो ये आज के दौर में खास तौर पे इसे मेरा ख्याल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। एक बार खबर आई कि अब रेलवे लाइन जब फैलनी शुरू हुई थी तो वो मक्के तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही। मक्का जहां मुसलमानों की ये ख्वाहिश रहती है, जो भी दीनदार मुसलमान है कि कम से कम एक बार जाके हज करें। तो अब मक्के तक रेल जाएगी तो जाना आसान हो जाएगा, वरना तो रेगिस्तान में तो बहुत मुश्किल होती थी। तो मक्के तक रेल का इंतजाम हो रहा है। उस पे अकबर इलाहाबादी का शेर सुनिए। मक्के तक रेल का सामान हुआ जाता है, अब तो इंजन भी मुसलमान हुआ जाता है। वाह साहब, वाह 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 वाह। तो अकबर का तो आप और भी कुछ सुना रहे हैं? अकबर इलाहाबादी का और मसाला होगा बहुत। वो तो एक तो अकबर का शेर हमारे वालिद साहब बहुत पढ़ा करते हैं कि हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं
कि जिनको पढ़ के बेटे बाप को फक्ती समझते हैं। एक चीज मैं अकबर की सुनाता हूँ आपको, क्योंकि ये सेशन का हिस्ट्री से ताल्लुक है, इट्स हिस्ट्री फेस्टिवल। तो 1911 में जब दरबार हुआ क्वीन विक्टोरिया का दिल्ली में, तो उस पे अकबर ने एक तवील नज़्म कही थी, उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा पेश किया दे रहा हूँ। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी आपको मिल जाएगा कि सब उस जमाने में जो है ये कितनी बड़ी बात थी और किस तरह से वो दरबार सजाया गया था। कि सर में शौक का सौदा देखा, दिल्ली को हमने भी जा देखा, जो कुछ देखा अच्छा देखा, क्या बतलाएं क्या क्या देखा। जमुना जी के पाठ को देखा, अच्छे सुथरे घाट को देखा, सबसे ऊंचे लाट को देखा, हजरत ड्यूक कनाट को देखा, कनॉट प्लेस, सबसे ऊंचे लाट को देखा, हजरत ड्यूक कनाट को देखा, पलटन और रिसाले देखे, गोरे देखे काले देखे, संगीने और भाले देखे, बैंड बजाने वाले देखे, खेमों का एक जंगल देखा, उस जंगल में मंगल देखा, अट्टाली में नारंगी देखी, महफिल में सारंगी देखी, बैरंगी बारंगी देखी, दहर की रंगारंगी देखी, अच्छे अच्छों को फटका देखा, भीड़ में खाते झटका देखा, मुंह को अगरचे लटका देखा, दिल दरबार से अटका देखा, सुर्खी सड़क पर उठती देखी, सांस की भीड़ में घुटती देखी, आतिशबाजी चुटती देखी, लुत्फ की दौलत लुटती देखी, और एक का हिस्सा मन्नो सलवा, एक का हिस्सा थोड़ा हलवा, एक का हिस्सा भीड़ और बलवा, मेरा हिस्सा दूर का जलवा। अब ये जरा देखिएगा कि जश्न अजीम इस साल हुआ है, शाही फोर्ट में बाल हुआ है, बॉल रूम डांस रेड फोर्ट में। जश्न अजीम इस साल हुआ है, शाही फोर्ट में बाल हुआ है, रोशन हर एक हाल हुआ है, किस्सा माजी हाल हुआ है। व्हाट वाज द पास्ट हैज बिकम प्रेजेंट, किस्सा माजी हाल हुआ है मशहूर एक ऊंचा बरजन, हॉल में नाचे लेडी करजन, तायो होश थे सबके लर्जन, रश्क से देख रही थी हरजन, हॉल में चमकी आके यकायक, सर्दी थी पोशाक झकाझक, महक था उनके औजे समा तक, चरख पे जोहरा उनकी थी काहक, गोरा तासा औजे फलक थी, उसमें कहाँ ये नोक पलक थी, इंद्र की महफिल की झलक थी, बस में इशरत सुबह तलक थी, कि है ये बंदिश सहने रसाने, कोई माने ख्वा ना माने, सुनते हैं हम तो अफसाने, जिसने देखा हो वो जाने। तो ये उनका डिस्क्रिप्शन था 1911 में जो दिल्ली में दरबार हुआ था, दरबार का, और खासतौर पे वो जो बॉल हुआ था साहब उसका। अच्छा सुहेल साहब, एक और शायर की तरफ मैं आना चाहूंगा, दिलावर फिगार। और दिलावर फिगार जिनको कि शहनशाह ज़राफ़त कहा जाता है, द किंग ऑफ ह्यूमर, और बदायूं के थे वैसे तो, और मेरे ख्याल से बहुत रिसेंटली शायद 1998 या 99 में कराची में उनका इंतकाल हुआ है। मैं एक छोटी सी चीज पेश कर देता हूँ दिलावर की, फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर दिलावर का भी आप कुछ कलाम सुना सकते हो। एक बार साहब पंजाब यूनिवर्सिटी में पर्चे में ये सवाल लिखने को आ गया था हिंदी लिटरेचर के, उर्दू लिटरेचर के, कि अपनी महबूबा को खत लिखो और उससे शादी की दरखास्त करो। तो अब दिलावर फिगार साहब को मिल गया सब्जेक्ट और उन्होंने उस पर लिख डाला। साहब जरा कुछ अशार पेश किए रहा हूं कि मैं हैरत हूं कि वो सेटर था कितना बाकमाल, सेटर जो एग्जाम पेपर सेट करता है, मैं हैरत हूं कि वो सेटर था कितना बाकमाल, इश्क के बारे में पूछा जिसने पर्चे में सवाल। मैं हैरत हूं कि वो सेटर था कितना बाकमाल, इश्क के बारे में जिस पर्चे में पूछा जिसने सवाल, ऐसे ही सेटर अगर दो चार पैदा हो गए, देखना इस मुल्क में फनकार पैदा हो गए। आम होगी आशिकी कॉलेज के अर्जो तूल में, आम होगी आशिकी कॉलेज के अर्जो तूल में, देखना इस मुल्क लैला और मजनू नजर आएंगे अब स्कूल में। इश्क के आदाब लड़कों को सिखाए जाएंगे, इश्क के आदाब लड़कों को सिखाए जाएंगे, गैर आशिक जो है वो आशिक बनाए जाएंगे।
और अब जरा सवाल मुलाजा फरमाइए। वो कहते हैं अगर ऐसा होगा तो अब से किस तरह के सवाल एग्जाम में आया करेंगे। अब जरा सवाल मुलाजा फरमाइए कि इम्तिहान होगा तो पूछे जाएंगे ऐसे सवाल, इम्तिहान होगा तो पूछे जाएंगे ऐसे सवाल, अपनी महबूबा के बारे में कुछ इजहार ख्याल, आशिकों को इल्म में परफेक्ट समझा जाएगा, आशिकों को इल्म में परफेक्ट समझा जाएगा, इश्क एक कंपलसरी सब्जेक्ट समझा जाएगा, और अपने अंदाजे से तूले शाम तन्हाई बताओ। द लेंथ क्या एंड बात, ब्रेड्थ ऑफ द इवनिंग। क्या बात, अंदाजे से, अपने अंदाजे से तूले शाम तन्हाई बताओ, और अंदाजन शबे हिजरा की लंबाई बताओ। अपने अंदाजे से तूले शाम तन्हाई बताओ और अंदाजन शबे हिजरा की लंबाई बताओ। इंडिया का एक नक्शा अपनी कॉपी पर बनाओ, इंडिया का एक नक्शा अपनी कॉपी पर बनाओ, और फिर उसमें हुदूदे कूचे जाना दिखाओ। और फसल की दरखास्त पर किसकी सिफारिश चाहिए, फसल की दरखास्त पर किसकी सिफारिश चाहिए, और इश्क के पौधे को कितने इंच बारिश चाहिए। तो अपनी महबूबा को दरखास्त इंग्लिश में लिखो, ये बड़ा जरूरी है साहब। अपनी महबूबा को दरखास्त इंग्लिश में लिखो, उससे ये पूछो जवाब आरजू यस है कि नो। और ये भी देखिए साहब कि मदरे लैला, मदर इंग्लिश वर्ड मदर, मदरे लैला ने तो लैला ना ब्याही कैस को, मदरे लैला ने तो लैला ना ब्याही कैस को, तुम अगर लैला की माँ होते तो क्या करते, लिखो। और एक आशिक 3 दिन में चलता है 19 मील, एक आशिक 3 दिन में चलता है 19 मील, 3 आशिक कई दिनों में जाएंगे 38 मील। और छोटे छोटे नोट्स लिखिए फॉलोइंग टॉपिक्स पर, छोटे छोटे नोट्स लिखिए फॉलोइंग टॉपिक्स पर, दर्द दिल, दर्द मोहब्बत, दर्द तमन्ना, दर्द जिगर। तो ये है साहब दिलावर फिगार। उसमें साहब आप कोई जगह दिलावर का सुनाना चाहें तो बड़ी नाज है। तो मैंने 4 शेर दिलावर फिगार के ढूंढ के रखे। पहला है, मार खाने से मुझे आर नहीं है, लेकिन पिट चुकूं मैं तो कोई वजह बता दी जाए। तो ये खास तौर पे हमारे जो पुलिस वाले हैं उनसे तो आप पूछ ही सकते हैं, पूछते ना भैया क्यों मार रहे हो, तो ये वही है, मार खाने से मुझे एतराज नहीं है, लेकिन ये तो मारते क्यों हो। और ये जो अगला शेर है तो कमाल है, इतना, और ये अगेन ये अल्लाह मियां से सवाल पूछा गया है। आदमी शाहकार फितरत है, ये कहा जाता है ना, मैन इज द हाईएस्ट, इज द पिनेकल ऑफ एवोल्यूशन एंड ऑल दैट, और वो अशराफुल मखलूकात कहलाता है, द मोस्ट सुपीरियर ऑफ ऑल बीइंग्स एंड ऑल दैट। तो आदमी शाहकार फितरत है, मेरे परवरदिगार हद कर कि ये बनाया आपने, आप कह रहे हैं ये शाहकार है फितरत। औरत को चाहिए कि अदालत का रुख करे, जब आदमी को सिर्फ खुदा का ख्याल। बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह। जब कोई आदमी सिर्फ खुदा का ख्याल रखे और अपने घर वालों का ख्याल न रखे, तो उसकी बीवी को अदालत में चला जाना चाहिए। औरत को चाहिए कि अदालत का रुख करे, जब आदमी को सिर्फ खुदा का ख्याल। और ये देखिए आजकल तो शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू लगा हुआ है, तो आप लोग समझेंगे क्या बात हो रही है। क्या देखोगे हाले दिले बर्बाद, क्या देखोगे हाले दिले बर्बाद, कि तुमने कर्फ्यू में मेरे शहर का मंजर नहीं देखा। बहुत अच्छा, वाह वाह। क्या देखोगे हाले दिले बर्बाद, कि तुमने कर्फ्यू में मेरे शहर का मंजर नहीं देखा। ये शुरू में जब हम बात कर रहे थे तो हमने इब्ने इंशा का जिक्र किया था, और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि उर्दू की आखिरी किताब उन्होंने लिखी थी, वो उर्दू में तो बहुत मुश्किल से मिलती है,
जिनमें से आपने जिन लोगों को उर्दू पढ़ना आती है वो रेख्ता के ऊपर उसकी फैक्सिमिली कॉपी आपको मिल जाएगी, लेकिन उसे राजकमल ने हिंदी में छापा था। तो वो किताब आप ढूंढने की कोशिश करें। अब उसमें से मैं एक्सट्रैक्ट नहीं पढ़ के सुना रहा हूं आपको, सिर्फ मैं उनके दो शेर एक बहुत मशहूर गजल के सुना रहा हूं, जो बहुत साल पहले मैंने एक बार शुभा जी को दी थी, शुभा मुद्गल को, और उन्होंने गाई भी है, बहुत खूबसूरत। और ये हिंदुस्तान में पहुंची थी इमरजेंसी के दौरान, और कल इस देश में इमरजेंसी लगे हुए 55 साल हो जाएंगे, और इस वक्त जो हालात है वो इमरजेंसी से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, हालांकि डिक्लेयर नहीं की गई। तो आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूं, और ये जो हमारे टेलीविजन चैनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं वो भी आप समझ जाएंगे। कुछ कहने का वक्त नहीं, कुछ कहने का वक्त नहीं है, कुछ न कहो खामोश रहो। ए लोगो खामोश रहो, हाँ ए लोगो खामोश रहो। हक अच्छा, हक इज ट्रूथ, सच्चाई, हक अच्छा, पर हक के लिए कोई और मरे तो और अच्छा। वाह। तुम भी कोई मंसूर हो जो सूली पे चढ़ो, खामोश हो। मंसूर एक बहुत मशहूर सूफी थे, अलहाज मंसूर, जिन्होंने ये कहा कि अगर जो कुछ दिखता है हर तरफ वो खुदा का ही एक्सप्रेशन है, इज द एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन, तो मैं भी आई एम ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन, सो आई एम द ट्रूथ, मैं सच हूं। उनके ऊपर शिर्क का इल्जाम लगा दिया गया और उनको फांसी चढ़ा दी। उन्होंने सच्ची बात कही थी और उसके लिए उन्हें फांसी चढ़ाई गई। ये उस रेफरेंस को इब्न इंशा ने कितना मॉडर्नाइज किया है, हक अच्छा, पर हक के लिए कोई और मरे तो और अच्छा। तुम भी कोई मंसूर हो जो सूली पर चढ़ो, खामोश, कुछ कहने का वक्त नहीं है, कुछ न कहो, खामोश। ये एक बात मुझे याद आ रहा था कि जावेद अख्तर साहब के साथ एक सेशन में उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि जो हिंदी और उर्दू की बात होती है कि हिंदी है कि ये उर्दू है, तो उसमें फर्क ये है कि जब आपको मेरी जबान जरा थोड़ी सी कम समझ में आने लगती है तो आप कहते हैं ये उर्दू बोल रहा है, मतलब हिंदी है। तो ये सब मिला के जिसको हम लोग हिंदुस्तानी जबान कह रहे हैं, उसमें साहब जो जिसको ये डिस्टिंक्शन किया जाता है हिंदी और उर्दू शायरी में, तो हिंदी की जिसको शायरी माना जाता है, जैसे कि आपने शुरू में अशोक चक्रधर साहब का जिक्र किया, उसमें से भी तो बताइए आप। देखिए अभी अशोक चक्रधर की 3 बहुत छोटी छोटी कविताएं उन्होंने मुझे भेजी, तो उसमें से 2 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। वो एक लेवल पे कनेक्टेड है, वो छोटी छोटी कविताएं, लेकिन आप देखिए क्या बात हो रही है। इस कविता का, पहली कविता का नाम है नन्ही सच्चाई और दूसरी कविता का कोई नाम नहीं। एक डॉक्टर मित्र हमारे स्वर्ग सिधारे, एक डॉक्टर मित्र हमारे स्वर्ग सिधारे, कोरोना से मर गए सांत्वना देने हम उनके घर गए। उनकी नन्ही सी बिटिया भोली नादान थी, जीवन मृत्यु से अनजान थी, हमेशा की तरह द्वार पर आई, देखकर मुस्कुराई। उसकी नन्ही सच्चाई दिल को लगी बेधने, बोली अंकल भगवान जी बीमार है ना, पापा गए हैं देखने। और जो दूसरी अननेम्ड पोयम है, गोदाम भरे पड़े हैं लोग बाहर भी मरे पड़े हैं, सफाई कर्मी लाशों को कूड़े की तरह ढो रहा है, हे भगवान ये क्या हो रहा है। भगवान ने बड़ी मुश्किल से अपने अधर खोले और कराहते हुए बोले, ये दृश्य मेरी फिल्म से निकाल दो, फिलहाल 2 बूंद गंगा जल मेरे मुंह में भी डाल दो। वाह वाह वाह। अब ये इस तरह के जो हालात हैं, जो मैंने शुरू में अर्ज किया था कि उस टाइम के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर कमेंट, तो उसमें जो कुछ हो रहा है हमारे चारों तरफ, उसके बारे में ऐसे सवाल पूछना जो सोचने पे मजबूर करें।
तो ये शहरयार साहब के दो शेर हैं। जी शहरयार अच्छा। साहब का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा, और फिल्मों में उन्होंने बहुत खूबसूरत गीत लिखे हैं, और उससे बहुत ज्यादा खूबसूरत शायरी उन्होंने। ये दो शेर आप देखें। तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या? तुम्हारे शहर में कुछ भी हुआ नहीं है क्या? कि तुमने चीखों को सचमुच सुना नहीं है क्या? मैं एक जमाने से हैरान हूं कि हाकिम शहर जो हो रहा है उसे देखता नहीं है क्या? मैं एक वाह। जमाने से हैरान हूं कि हाकिम शहर जो हो रहा है उसे देखता नहीं है क्या? अब तो साहब इस बात का जवाब पीरज़ादा कासिम साहब ने दिया है, बहुत उम्दा। क्योंकि तो जी हाकिम शहरी जो हो रहा है वो तो हाकिम शहरी करवा रहा है। तो जी पीरज़ादा कासिम ऐसा तंज है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, इस तरह की इतनी सटीक बातें हैं। पीरज़ादा कासिम के दो शेर आपने ये शहरयार का शेर पढ़ा और वो भी शहर पे, उसको मुझे याद आया कि पीरज़ादा कासिम का शेर है कि शहर करे तलब अगर तुमसे जी इलाज की। ये हाकिम को एड्रेस्ड है या पीपल इन अथॉरिटी जो है उनको एड्रेस्ड है ये कि शहर करे तलब अगर तुमसे इलाज तीरगी डार्कनेस। मेरा शहर करे तलब अगर तुमसे इलाज तीरगी साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो। वाह 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 और वाह। एक इलाज दायमी है तो बराए तश्नगी, देयर इज दिस वन परमानेंट सॉल्यूशन फॉर थर्स्ट। क्या? एक इलाज दायमी है तो बराए तश्नगी, पहले ही घूंट में अगर जहर मिला दिया करो। वाह 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 इस वाह तरह वाह का तो बहुत रहा है शायरी में। अच्छा वो इससे पहले कि हम लोग एक दूसरे टॉपिक पे जाए, मुझे अकबर का एक कथा याद आ रहा है साहब, बहुत उम्दा। वो जी अकबर की बात कर रहे थे। अकबर का एक जमाने में सर सैयद अहमद खान जो कि एजुकेशनिस्ट और जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर थे, उन्होंने उनसे उनका झगड़ा भी रहता था, बाद में खैर उनकी काफी तारीफ भी की अकबर ने। लेकिन जिस जमाने में उनसे अनबन रहती थी उस जमाने का शेर है, सर सैयद वाज टॉकिंग अबाउट रिलीजियस रिफॉर्म टू विच अकबर वाज अपोज्ड। अब आप अकबर का कथा सुनिए कि हाजिर हुआ मैं खिदमते सैयद में एक रात, हाजिर हुआ मैं खिदमते सैयद में एक रात, अफसोस कि हो न सकी कुछ ज्यादा बात। हाजिर हुआ मैं खिदमते सैयद में एक रात, अफसोस कि हो न सकी कुछ ज्यादा बात। बोले कि तुम पे दीन की इस्लाह फर्ज है, रिलीजियस रिफॉर्म। बोले कि तुझ पे दीन की इस्लाह फर्ज है, मैं चल दिया ये कह के कि आधा वर्ज है। ये भी था अकबर है। लेकिन जैसा कि आपने शुरुआत में अपने इंट्रोडक्शन में भी ये फरमाया कि ये तो हर दौर में, उर्दू अदब के हर दौर में आपको तंज़ो मिज़ाह, व्यंग्य, हास्य सब मिल जाएगा। हाँ वो एक अलग से सिंफ जो है वो बात में बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले की लिटरेचर में वो था ही नहीं। अब जैसे साहब क्लासिकल उर्दू पोइट्री की तरफ अगर आप चलिए तो मुसहफी का शेर है 1700s में, अर्ली 1800s में लिखा हुआ कि बाल अपने बनाते हैं किस वास्ते दीवाने, बाल अपने बढ़ाते हैं किस वास्ते दीवाने, क्या शहर मोहब्बत में हज्जाम नहीं होता। तो ये मुसहफी बहुत ही एक सीरियस क्लासिकल उर्दू शायर माना जा रहा है, ये उस जमाने में कह रहा है। तो आपको सुहेल साहब क्लासिकी उर्दू लिटरेचर में या खासतौर पे खुदाए सुखन मीर तकी मीर के यहाँ अगर कोई हास्य या व्यंग इस तरह का नजर आया तो फरमाएं। बहुत है, मतलब एक तो उनकी जो गजल है जो बेगम अख्तर ने बहुत खूबसूरती से गाई है, वो रात में रो रो जाके सुबह हुई आराम उल्टी किया। हो गई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। उसमें कई शेर ऐसे हैं जो गाए नहीं जाते क्योंकि लंबी गजल है, तो उसमें से एक शेर है। पर उससे पहले मैं एक और शेर सुनाऊंगा जो आपको कुछ एक बिल्कुल अलग रंग का अंदाजा देगा। मीर जी भी कितने सादा हैं, मीर जी भी कितने सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। वाह। अब साहब इसमें ह्यूमर भी, जो आपने शेर सुनाया था उसमें ह्यूमर तो है ही जो है,
और इसमें भी साहब बड़ी वो जो एक पूरी बहस है कि उस जमाने में होमो एरोटिक शायरी जो थी, एक वो बिल्कुल बहुत नॉर्मल गानी बहुत जाती थी, बहुत बिल्कुल बहुत शायरी बन गई। हाँ हाँ, बहुत बहुत थी। और जी हाँ, माशूक अक्सर व बेशतर जी, वो masculine gender, used to be a young boy, yes, yeah, तो वो बहुत थी। और जो दूसरा शेर है वो फिर वो लोग जो मजहब के धर्म के ठेकेदार बन के रहते हैं, ये उनके ऊपर शेर है। शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैखाने में। वाह, शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैखाने में। जुब्बा खिरका कुर्ता टोपी मस्ती में नाम किया। वाह, वाह, शराब पी के इतना मस्त था कि वो सारे अपने कपड़े एक एक करके वो इनाम में देता रहा उसको, बारटेंडर को। और फिर जब मस्जिद पहुंचा तो उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैखाने में। जुब्बा खिरका कुर्ता टोपी मस्ती में। ये जो शेख और मुल्ला से लड़ाई है, इसका तो उर्दू शायरी में एक बहुत अहम मकाम और बड़ी हिस्टोरिकल लड़ाई है साहब, हमेशा से रही है। तो नहीं नहीं, ये नहीं इसमें होता तो शायरी बड़ी फीकी पड़ जाती। शायरी नहीं, जी हाँ, बिल्कुल फीकी पड़ जाती, किससे लड़ते हैं। ये तो मीर के यहाँ भी इसी जो आप गजल भी फरमा रहे थे, इसका शेर पढ़ रहे थे, इसका मक्ता ऐसा है कि आज कोई नहीं कह सकता वो मक्ता। जी मीर के जी, दीन मजहब को अब पूछते क्या हो पूछते तुमने, क्या हो ये तो। कश्ता खींचा दैर में बैठा, कब का तर्क इस्लाम किया। हाँ, ये इस तरह का तो ये लाइसेंस है। खस्ता बता दें, खस्ता माथे पे जो तिलक होता है उसे कहते हैं। जी, वो तो जो वो कह ही रहे हैं कि हाँ, खस्ता कि मैं खींचा, तो अपने तिलक, मेरे दीनों मजहब के बारे में क्या तुम पूछ रहे हो, मैंने तो बहुत अरसा पहले जो है माथे पे तिलक लगा लिया है और मंदिर में जाके बैठ गया। तो ये इस तरह की चीजें आज कोई कह ही नहीं सकता। ऐसा मीर उस जमाने में दिल्ली में जो क्लासिकल उर्दू शुअरा थे इन द 1800s, इन द 1700s एक्चुअली, मीर वाज इन द 1700s, तो उसमें एक बहुत बड़ा नाम आता है मिर्जा मोहम्मद रफी सौदागर। जी 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 और जी सौदा जी। का जो सटायर, जो उनका विट था, जो उनका हास्य और व्यंग था, वो कमाल का था साहब, बहुत ही ज्यादा, और बिल्कुल रेजर टॉप शन जिसे कहते हैं, वो थी। तो मैं अच्छा, एक और क्योंकि आपने ये बात छेड़ी है कि मजहब से या मुल्ला से लड़ाई, तो एक शेर जरा आप सौदा कर सुन लीजिए इस पे कि, एंड ही सेज यू नो ही डजंट, रिचुअल ऑर्थोडॉक्सी इस किस्म की जो चीजें होती हैं, इसके वो बिल्कुल कायल नहीं है सौदा। कहते हैं खुदा तो हमारे दिल में रहता है। शेर सुनिए जरा कि दैरो हरम को देखा अल्लाह रे फजूली, मतलब दैरो हरम, मैंने मैंने आई हैव सीन द टेंपल्स इन द मॉस्क, अरे भाई ये क्या फजूल खर्ची की है। दैरो हरम को देखा अल्लाह रे फजूली, ये क्या जुल्म ढाया, दिल सा मकाम बनाया। क्या बात। ये भी ये सौदा। और एक चीज और, सौदा का जो विट था साहब, वो ऐसा था कि लोग सुना है कि उनसे घबराते थे। सौदा के साथ एक उनका मुलाजिम चलता था कलम और दवात लिए, जहां जो है किसी से झगड़ा हुआ या जहां किसी की कोई बात बुरी लग गई, उसी वक्त कलम दवात आता था और उसके लिए उसकी शान में समझते कि कुछ ना कुछ कह दिया जाता था। तो एक किस्सा जो मैंने अपनी किताब में भी कोट किया है, वो ये है कि एक साहब आए सौदा के पास, यंगस्टर साहबजादे, और उनसे कहा कि साहब आप जो है मुझे प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल, मैं चाहता हूँ कि मैं आपका मुरीद बनूं, आपका शागिर्द बनूं। तो उन्होंने कहा अच्छा मियाँ, तखल्लुस क्या करते हो। तो उन्होंने कहा साहबजादे ने कि उम्मीदवार तखल्लुस है मेरा। तो अब देखिए, उम्मीदवार का मतलब तो आप सब लोग समझते हैं, हमारी ऑडियंस समझती है, लेकिन उर्दू में जो ये और हिंदी में जो ये एक एक्सप्रेशन है, उम्मीद से होना, टू बी प्रेग्नेंट, और फॉर एन एक्सपेक्टेंट लेडी इट इज यूज्ड, उम्मीद से। तो सौदा ने उसका इस्तेमाल करते हुए फौरन जो है ये शेर कसा कि है फैज से किसी के शजर उनका बारदार, हिस्ट्री will bear fruit with the triumph of another, है फैज से किसी के शजर उनका बारदार, इस वास्ते क्या है तखल्लुस उम्मीदवार। तो वो साहब जो है वहां से साहब भाग गए
और उन्होंने कहा कि साहब मैं कोई और उस्ताद ढूंढ लूंगा, आप तो माफ कीजिए। बहरहाल अब क्योंकि क्लासिकी शायरी की बात हो रही है, तो जाहिर है नज़ीर अकबर आबादी और मिर्जा असदुल्ला खान गालिब के बगैर तो पूरी नहीं हो सकती। जी हाँ, जी हाँ, तो बिल्कुल नहीं। शायरी में भी देखिए क्या क्या है नज़ीर की शायरी में, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ तो सुनाएं आप उसमें से। नजीर मेरा ख्याल है कि वो जो क्लासिकल पीरियड है उसमें वो अकेला पीपल्स पोएट, अब और कोई पीपल्स पोएट हमारे यहाँ नहीं मिलता है। नजीर ने एक तो जितना लिखा और जितने फिनोमिनली डाइवर्स टॉपिक्स के ऊपर लिखा और जिसके लिए लिखा, बंदर नचाने वाले के लिए, भालू नचाने वाले के लिए, सांप के करतब दिखाने वाले के लिए, उन सब के लिए, फिर वो लोग जो जमुना नदी तैर के पार करते थे उनके लिए, किस किस के लिए नहीं लिखा, खरबूजा बेचने वाला, तरबूज बेचने वाला, ककड़ी बेचने वाला, सबके लिए लिखा उन्होंने। और उसके अलावा उन्होंने बहुत लंबी लंबी पोएम्स लिखी जो वो सीरीज थी फिलॉसफी के ऊपर। तो रोटी की फिलॉसफी, आटे दाल की फिलॉसफी, मुफलिसी की फिलॉसफी, बेवा की फिलॉसफी वगैरह। उसमें एक नज्म है उनकी लंबी जो आदमी नामा कहलाती है, जो डिस्क्राइब करती है इंसान क्या है। मैं उसमें से 5 लाइन का बंद आपको सुना रहा हूँ जी। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज यहाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां, और जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। तो ये इस तरह का वो इट्स फिनोमिनल पोएम, और वो ह्यूमर भी है और उसमें सटायर भी है, कमाल का सटायर है उसमें अबाउट दिस इनइक्वल सोसाइटी, इनइक्वल सिस्टम्स, जिसमें कुछ लोग जूते छोड़ के नमाज पढ़ने जाते हैं, कोई लोग उनकी चौकीदारी करते हैं, और एक आदमी का गुजारा इसी में है कि जूते चुरा के बेचे, तो वो, और जो उसको चुरा चुरा के भाग रहा है उसको नजर रखने वाला है, वो भी इंसान है। ये सबके सभी इंसान है जी। तो ये नजीर का एक। अब दूसरा आपने चाचा गालिब का जिक्र किया, गालिब के बगैर तो शेर व शायरी की पे बात नहीं हो सकती, और तंज़ो मज़ाक की बात भी गालिब के लिटरेचर में, तंज़ो मज़ाक की जो बातचीत है वो गालिब के बगैर नहीं। तो वो एक वक्त था जब गालिब के पास पैसे नहीं थे और वो जिस घर में रहते थे उसका किराया नहीं दे पा रहे थे, तो उन्होंने बहादुर शाह जफर से कहा, जो उनके शागिर्द थे, और बहादुर शाह जफर ने काले साहब से कहा। काले साहब दिल्ली के रईस थे, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, तो काले साहब ने कहा कि वो मेरी एक हवेली खाली पड़ी है, गालिब उसमें क्यों चले जाए। तो गालिब, वो वीरान हवेली थी और उसके बराबर एक मस्जिद थी, तो उस मस्जिद के हवाले से कई शेर गालिब ने कहे हैं। तो उसमें एक शेर मैं आपके खिदमत में पेश कर देता हूं। मस्जिद के जेरे साया एक घर बना लिया है, ये बंदा एक कमीना हमसाया खुदा है। वाह वाह। तो ये कमीना जो है अल्लाह मियाँ का पड़ोसी हो गया है, क्योंकि मस्जिद जो है वो तो खुदा का घर है, तो उसके बराबर ये कमीना आके बस गया है। मस्जिद के साए में एक घर बनाया है, ये बंदा एक कमीना हमसाया खुदा। अब इससे पहले कि मैं गालिब का एक और शेर पढ़ूं, कि गालिब के 2-3 शेर और पढ़ूं, एक शेर जो मस्जिद की वीरानी के ऊपर अब्दुल हमीद अदम का है, वो इसी हवाले से है, तो मैंने कहा वो भी मैं सुनाता चलूं। अच्छा। दिल खुश हुआ है मस्जिद वीरान देखकर, मेरी तरह खुदा का भी खाना खराब है। ऐसे मेरा घर जुड़ा हुआ है, ऐसे अल्लाह मियाँ का घर भी जुड़ा हुआ है। वीरान मस्जिद देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह मियाँ की हालत भी ऐसी नहीं है, मतलब मुझसे बेहतर नहीं है उनकी हालत। अब गालिब पे लौटते हैं। गालिब के 5 शेर मैं आपको सुनाता हूं, और इनमें कुछ ना कुछ एक 3 शेरों में तो एक कनेक्शन है।
क्योंकि ये जो पूरा जो इस्लामिक सिस्टम है जस्टिस का, उस पे उसके बारे में सवाल उठाए गए। माना जाता है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो दो फरिश्ते उसके साथ अपॉइंट कर दिए जाते हैं। एक उसके अपॉइंट। बाएं कंधे पे बैठता है, एक दाएं कंधे पर, और उसके सारी डीड्स लिखता रहता है, क्या किया इसने। जब वो मरता है तो ये जो अकाउंट है ऊपर पहुंचता है, और फिर क़यामत के दिन उसकी बैलेंस शीट चेक की जाएगी और उस पर तय किया जाएगा कि किसको जन्नत जाना है या दोज़ख जाना है। ये फरिश्ते उस आदमी के साथ जब वो दफन होता है तो उसके साथ कब्र में भी होते हैं। तो अब गालिब साहब जो हैं वो उस हालत को के बारे में सोच रहे हैं कि वो कब्र में हैं, और वो दोनों फरिश्ते जो मुनकर नकीर कहलाते हैं, और कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड नकीरैन, वो भी उनके साथ कब्र में। अब उनको तो अपॉइंट किया गया कि तुमको इस बंदे के साथ रहना है, तो उसके साथ हैं वो। गालिब को ये सोच सोच के मजा आ रहा है कि बाहर तो ठीक था, मैं तो मरूंगा तो शराब पी के ही मरूंगा, और मेरे मुंह से शराब की बू आएगी, और ये फरिश्ते जो शराब से बहुत दूर भागते हैं, उनके पास भागने का कोई रास्ता भी नहीं। भाग तो नहीं सकते, लेकिन परेशान तो जरूर होंगे। जाहिर है कि घबरा के ना भागेंगे नकीरैन, हाँ मुंह से मगर बादए दोशीना की बू आए। तो भागेंगे तो नहीं, लेकिन बदबू तो उनको जरूर आएगी। तो एक और इसी फरिश्ते और इंसान के ताल्लुक में के दो शेर और हैं। ये है कि जब अल्लाह मियां ने हजरत आदम को बनाया और उसमें मिट्टी के पुतले में जान डाली, तो उन्होंने सारे फरिश्तों से कहा कि इसके सामने झुक जाओ, इसके सामने सजदा करो, क्योंकि ये मैंने अब तक जो कुछ बनाया है उसमें सबसे ज्यादा रिफाइंड फॉर्म ये। फरिश्तों का जो कप्तान था, फरिश्तों की जो पूरी फौज थी उसका नाम था इब्लीस। उसने कहा कि क्यों, हम तो आग से बने हैं और ये मिट्टी से बना है, इसके सामने हम क्यों झुके। अल्लाह मियाँ के हुक्म के ऊपर सवाल उठाना, इसकी तो इजाजत नहीं थी। तो उन्होंने इब्लीस से कहा तू दफा हो जा और दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। वो शैतान बन गया। अब गालिब क्या कह रहे हैं? गालिब ये कह रहे हैं आज क्यों जलील कि कल तक न थी पसंद, गुस्ताखी फरिश्ता हमारी जनाब में। एक वो वक्त था कि फरिश्ते ने हमारे सामने गुस्ताखी कर दी, तो वो आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, और आज आपने हमारी ये हालत कर रखी है। एक और इसी हवाले की शेर है, और वो वही मुनकर नकीर जो हिसाब रखते हैं, वो ऊपर जाते हैं और वो बैलेंस शीट पेश होती है, और उस पर आदमी को दोज़ख भेजा जाता है, जन्नत भेजा जाता है। तो गालिब जो सवाल उठा रहे हैं ये बहुत बुनियादी सवाल। पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक, आदमी कोई हमारा दम तहरीर भी था, फरिश्तों ने जो लिखा है उसकी बिना पर आप हमको गिरफ्तार कर। कभी किसी इंसान से पूछा? अब इसको समझने की कोशिश की। फरिश्तों को भूख नहीं लगती, फरिश्तों के खानदान नहीं होते, फरिश्तों के बच्चे नहीं होते, उनकी माएँ नहीं होती, उनके बूढ़े माँ बाप नहीं होते, उनकी बीवी नहीं होती। इनके पूरे खानदान की देखभाल करने की जिम्मेदारी फरिश्तों के ऊपर नहीं होती, क्योंकि खानदान ही नहीं। फरिश्तों को गुस्सा नहीं आता, उनको किसी से प्यार नहीं। तो वो क्या समझेंगे? वो क्या समझेंगे कि किस वक्त किस इंसान ने क्यों जो किया वो क्यों किया। बच्चा भूखा मर रहा था, कोई रोटी चुरा के लेके आ गया। माँ बाप बीमार थे, उनके लिए उन्हें अस्पताल ले जाना था और उसे दवा के पैसे नहीं थे, उसने कोई डाका मार लिया। ये सब कुछ उसने किया क्योंकि वो इंसान है। किसी इंसान से तो पूछ लेते। आज जो इंसान सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, उसको जो पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है और उसके ऊपर केस दुनिया भर के लगा देता है, किसी ऐसे दूसरे से भी पूछा जो इनके साथ था, जो इनके दर्द को समझता था?
उनसे तो आप पूछ ही नहीं रहे। तो ये जो वन साइडेड सिस्टम है जस्टिस का, आप ही इल्जाम लगाने वाले, आप ही सजा देने वाले, ये के ऊपर ये सवाल गालिब ने पूछा। इसमें कमाल का ह्यूमर है और गजब का सटायर, और एक बहुत सीरियस सवाल जो पूरा का पूरा रिलीजियस सिस्टम है जस्टिस का, उसके ऊपर एक सीरियस सवाल उठा। तो जरा मजे का, दो भी नहीं, एक मजे का शेर मैं आपको सुना दूं। जिक्र मेरा ब बदी भी उसे मंजूर नहीं, गैर की बात बिगड़ जाए तो कुछ दूर नहीं। हो क्या रहा है, ये आशिक हैं, इनका जो माशूक है वो इनसे उखड़ा हुआ, वो इनका नाम भी सुनने को तैयार नहीं है। जो इश्क के इस ट्रायंगल में जो इनका जो राइवल है, वो जा के इनके माशूक से बुराई करता है। गालिब साहब बैठे हिसाब लगा रहे हैं कि उसको तो मेरा नाम सुनना भी पसंद नहीं है, ये बार बार जाके मुझे बुराई करेगा तो उसका पत्ता भी ना कट जाए। तो ये ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ऐसा हो जाए, उसका पत्ता साफ हो गया, फिर हमारी दरवाजा खुलेगा। जिक्र मेरा ब बदी भी उसे मंजूर नहीं, गैर की बात बिगड़ जाए तो कुछ दूर नहीं। हाँ, इस तरह के तो गालिब के शेर हैं साहब काफी। जैसे वो एक शेर है, सुबह हम आप बता रहे थे, वो मैंने कहा कि बस में नाज चाहिए, गैर से तही, जी जी जी, सुनकर सितम जरीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं। जी मैंने ये कहा कि हमारी जो महफिल है, प्राइवेट महफिल, उसमें कोई गैर नहीं होना चाहिए। उसने ये सुना और मुझे कहा कि चलिए आप चलिए निकलिए। तो मैंने कहा कि बस में नाज चाहिए, गैर से तही, सुनकर सितम जरीफ ने मुझको उठा दिया कि यूं। और ये जो फरिश्तों का जिक्र हो रहा था, इसमें एक जॉन एलिया का बहुत उम्दा शेर है साहब, वही लीनेज है गालिब वाली, लेकिन शेर सुनिए। अल्लाह की से कहा जा रहा है कि ऐ खुदाया जो तू है मेरी शहरक से करीब, ऐ खुदाया तू है मेरी शहरक से करीब, फिर ये शायरों पे फरिश्तों का तकल्लुफ कैसा? इफ यू आर सो क्लोज टू माय जगुलर वेन, सब कुछ तो आप ही के हिसाब से हो रहा है, सब आप ही के हुक्म पे हो रहा है, तो बेकार ही तकल्लुफ कर रखा है आपने कि दोनों का कंधों में फरिश्ते बैठे हुए हैं, हिसाब लिख रहे हैं। आपको चाहिए सब एक जरा से क्लासिकल के बारे में तो काफी बात हो गई, तो मैं जरा वापस आना चाहता हूँ कंटेम्प्रेरी पोएट्स की तरफ। और एक बहुत अच्छा नाम अनवर मसूद का है, एंड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद अनवर मकसूद। अनवर मसूद बहुत अच्छी पंजाबी और उर्दू में शायरी करते हैं, कराची में रहते हैं। उनकी मैं आपको साथ 2-3 चीजें सुना देता हूँ कि आप कोई भी गोली खाने से पहले, कोई भी दवा खाने से पहले अगर गलती से इंटरनेट पे जाके उसके साइड इफेक्ट चेक कर ले, तो वो बिल्कुल आप कभी नहीं खाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अंजलि रायना है, ऑनलाइन डॉक्टर है, वो बताएंगे कि पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए वेबसाइट पे जाके साइड इफेक्ट्स। तो लेकिन वो बताएं या ना बताएं, अनवर मसूद साहब ने जरूर बता दिया है। इसका नाम है साइड इफेक्ट्स। अभी सुनिए, 4-5 शेर सुन लीजिए कि सर दर्द में गोली ये बड़ी जूद असर है, उसे बहुत अच्छा असर होगा इसका, इट्स वेरी इफेक्टिव। सर दर्द में गोली ये बड़ी जूद असर है, पर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है इससे। अब सुनिए क्या क्या नुकसान हो सकता है। सर दर्द में गोली ये बहुत जूद असर है, पर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है इससे। हो सकती है पैदा मिर्गी की भी सूरत, दिल तंगो परेशान भी हो सकता है इससे। और हो सकती है कुछ शक्ल समात की शिकायत, हियरिंग प्रॉब्लम्स, हो सकती है कुछ शक्ल समात की शिकायत, बेकार कोई कान भी हो सकता है इससे। मुमकिन है खराबी कोई हो जाए जिगर में, लिवर प्रॉब्लम, मुमकिन है खराबी कोई हो जाए जिगर में, हाँ चाक गरेबान भी हो सकता है इससे। और पड़ सकती है कुछ जिल्द खराशी की जरूरत, कुछ लाना, पड़ सकती है कुछ जिल्द खराशी की जरूरत, खुजली का कुछ इम्कान भी हो सकता है इससे। और हो सकती है यादें भी जरा सी मुतासिर, हो सकती हैं यादें भी जरा सी मुतासिर, मामूली सा निस्यान भी हो सकता है इससे, डिमेंशिया, मामूली सा निस्यान भी हो सकता है इससे। और बीनाई के हक में भी ये गोली नहीं अच्छी,
आईसाइट, बीनाई के हक में भी ये गोली नहीं अच्छी, गुर्दा कोई हैरान भी वीरान भी हो सकता है इससे, और मुमकिन है कि हो जाए नशा इससे जरा सा। ये शेर सुनिएगा साहब, आखिरी शेर है कि मुमकिन है कि हो जाए नशा इससे जरा सा, फिर आपका चालान भी हो सकता है इससे। दो तीन चीजें मैं अनवर मसूद साहब की और सुना के फिर आगे बढ़ता हूँ कि आप देखिए साल में 2 बार ये होता है हिंदुस्तान में भी, पाकिस्तान में भी और जगह, कि पता ही नहीं चल रहा है साहब कि ईद का चांद दिखा गया कि नहीं दिखा गया। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, साइंस कहां से कहां पहुंच गई है, आदमी चांद पे पहुंच गया, लेकिन ईद का चांद जो है उसके बारे में मौलाना बता ही नहीं पाते कि देखा गया नहीं देखा गया, मतला साफ है नहीं है, वगैरह वगैरह। और आप जरा अनवर मसूद साहब का एक पता सुनिए इस पे, तो क्या जबरदस्त सटायर है कि एक तरफ तो साइंस कहां पहुंच रही है, टेक्नोलॉजी कहां पहुंच रही है, और एक तरफ क्या हुआ है कि चांद को हाथ लगा आए हैं अहले हिम्मत, चांद को हाथ लगा आए हैं अहले हिम्मत, उनको ये फिक्र है कि अब जानिबे मरीख बढ़े, तो चांद को हाथ लगा आए हैं अहले हिम्मत, उनको ये फिक्र है कि अब जानिबे मरीख बढ़े, एक हम हैं कि दिखाई ना दिया चांद हमें, हम इसी सोच में हैं ईद पढ़े या ना पढ़े, ईद पढ़े या ना पढ़े। और एक आखिरी चीज सुन लीजिए साहब कि इंश्योरेंस अगर आप पॉलिसी लीजिए तो उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, अगर आप उसको पॉलिसी को पढ़ लें तो कभी वो इंश्योरेंस नहीं लेंगे, लेकिन जो एजेंट आता है तो आपको बताता है कि साहब पता नहीं क्या क्या होगा और आपको कितना फायदा होगा और आपके जाने के बाद आपके एयर्स को कितना फायदा होगा। तो इस पे चोट करते हुए फरमाते हैं कि आप कराएं हमसे बीमा, छोड़े सब अंदेशों, आप कराएं हमसे बीमा, छोड़े सब अंदेशों को, इस खिदमत में सबसे बढ़कर रोशन नाम हमारा है, फांसी तो अलग मिल जाएगी आपके बीवी बच्चों को, आप तसल्ली से मर जाए, बाकी काम हमारा है। ये साहब अनवर मकसूद साहब है। और अच्छा एक शेर है पॉपुलर मेरठी साहब का कि क्योंकि ये आजकल बहुत होने लगा है और आप शेर सुनते ही समझ जाएंगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ कि क्या होने लगा है। एक शेर ये है कि ये तो मैं मानता हूं मेरे प्यारे शायर, ये तो मैं मानता हूं मेरे प्यारे शायर, तेरी शोहरत कभी लंदन कभी जापान में है, चोरी के भी आदाब हुआ करते हैं, ये तेरा शेर तो गालिब के भी दीवान में है। तो इस तरह से चोरी की जाती है शेरों की। तो सुहेल साहब ये बताएं, ऐसे बहुत शायर रहे हैं उर्दू के जिन्होंने जबरदस्त मुहावरों का इस्तेमाल, रोजमर्रा का इस्तेमाल किया है अपनी शायरी में, इडियम्स ऐसे, एक्सप्रेशंस ऐसी, एलिगरी इस्तेमाल की है। खासतौर पे ज़ौक़ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बहुत जबरदस्त मुहावरों का इस्तेमाल किया। मसलन ये ज़ौक़ फरमाते हैं कि बाकी है दिल में शेख की हसरत गुनाह की, बाकी है दिल में शेख के हसरत गुनाह की, काला करेगा मुंह भी जो दाढ़ी सियाह की। तो मुंह काला करना इसमें इस तरह से मुहावरा आ रहा है, लेकिन मुहावरों में ट्विस्ट करके भी बहुत उम्दा ह्यूमरस शायरी की गई है। और सिर्फ शायरी ही नहीं, बहुत अच्छे जुमले भी कसे गए हैं, कुछ तो आपने भी कसे हैं। मैं इसमें मुझे असल में मैं आई स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ दिस जब मैं कन्हैया लाल कपूर का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जी। तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग वो इस्तेमाल किया और उसके बाद उनसे इंस्पायर होके एक दो मैंने भी किए। तो मैं पहले कन्हैया लाल कपूर का आपको सुना देता हूँ। ये मुहावरा आमतौर पे तो एक जमाने में सब लोग जाना करते थे, अब क्योंकि उर्दू का इस्तेमाल बहुत कम हो गया है तो वो इतना कॉमन नहीं है। मुहावरा ये है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, यानी कस्तूरी की खुशबू और इश्क वो छुपाए नहीं जा सकते, कितनी भी कोशिश कर लो वो कस्तूरी की खुशबू तो फैलेगी और इश्क जो है वो तो जाहिर हो जाता है। तो मुहावरा है, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। कन्हैया लाल कपूर ने लिखा, इश्क मुश्क और छींक छुपाए नहीं छुपते। छींक भी जब आपको आती है आप कितनी छुपाने की कोशिश कर लीजिए, और वो सडनली एक बहुत सीरियस सी बात में आपने एक टोटली रिडिकुलस सजेशन देके उसका, ये जो मैं कहता है वो जबान में कुछ ऐसा खेल करना कि उसमें
एक ह्यूमर का एलिमेंट पैदा हो। तो ऐसे 2 एक्सपेरिमेंट मैंने भी किए। जी। ये कहा जाता है कि मौत और मेहमान का कोई भरोसा नहीं, कब आ जाए। मौत और मेहमान का कोई भरोसा नहीं। मैंने इसमें एक लफ्ज और जोड़ दिया है, मौत, मेहमान और भैंस का कोई भरोसा नहीं। ये क्या आपके पर्सनल एक्सपीरियंस है ऐसा? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये मेरे साथ एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। जी जी। बिल्कुल सड़क के बीच में भैंस खड़ी हुई थी और हम स्कूटर के ऊपर जा रहे थे और लोग इधर से उधर से गुजर रहे थे जी और जी। हमारा स्कूटर आया और उसने एकदम करवट बदल ली हाँ जी और हम जी। काम से गिरे। जी तो अच्छा। किस वक्त भैंस क्या किस तरह मुंह कर लेगी कोई नहीं जानता। जी एक और बहुत पुराना मुहावरा है और बहुत सेंसिबल बात है कि बादशाह के आगे नहीं आना चाहिए और गधे के पीछे नहीं जाना चाहिए। हाँ। मैंने उसमें 2-3 लफ्ज और जोड़ दिए हैं आजकल के हालात को देखते हुए, बादशाह के आगे, गधे के पीछे और गाय के आसपास नहीं चलना सही सही। अच्छा। जी। एक चाहिए। जी, सिलसिला ये भी है, नहीं आप कुछ और पढ़ रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं बस जी जी। नहीं, एक सिलसिला ये भी रहा है कि उर्दू के पुराने मशहूर शेरों पे या तो कुछ उसको चेंज करके कुछ उसमें से कोई मिसरा ले लिया गया है। मसलन कि बहुत मशहूर शेर है कि वो उम्र दराज मान के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। जी 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 तो इस जी साहब ने जो कर दिया था कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या ना किया हमने उसके प्यार में, मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। तो इंतजार में जी जी मुर्गे जी चुरा के लाए थे जो 4। जी जी तो अच्छा, ये भी एक तरह से ये भी किया गया है कि अलग अलग शेरों का एक एक मिसरा उठा के जोड़ दिया है। एक मिसरा एक शेर से, दूसरा मिसरा दूसरे या, शेर से या, जोड़ दिया गया, ह्यूमरस बात हो गई। तो कुछ सुनाए साहब उस तरह का। तो मैं एक एक शेर है जिसके मैं पहले आपको शेर सुना देता हूं, फिर उसका उसका एक एक मिसरा लेके एक एक शेर और बनाया गया, तो एक शेर के 3 शेर हो गए। जी दिल से तेरी निगाह, ये गालिब का शेर है, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक नजर में रजामंद कर गई। तो एक ही नजर में दिल और जिगर दोनों को उसने राम कर दिया। ये शेर है गालिब का, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, दोनों को एक नजर में रजामंद कर गई। अब इसको लेके एक और शेर बनाया गया, दिल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, हैरान हूं दिल को रोऊं के पीटूं जिगर को मैं। तो ये है इस तरह का। और भी इंटरेस्टिंग बहुत सारे हैं, लेकिन वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। नहीं वो तो नहीं, अभी हम लोग 10 मिनट और कर सकते हैं। तो हम जी आगे जी नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, अपना जो अगला सेगमेंट है। और क्योंकि ये तो हम लोगों ने शायरी की बात कर ली काफी, तो उर्दू और हिंदी दोनों में, नस्र में, प्रोज में भी बहुत बड़े बड़े नाम आए हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त हास्य लिखा है। आपने शुरुआत में फितरत बुखारी, शौकत थानवी वगैरह का नाम, मुश्ताक अहमद यूसुफी का नाम लिया। तो एक मुझे याद आ रहा है कि शौकत थानवी साहब ने एक जगह लिखा है कि वो लखनऊ में तांगे पे सवार कहीं जा रहे थे और तांगा जो है धीरे चल रहा था, तो तांगे वाले ने घोड़े को एक मुगल्लजात गाली बक दी। इस बात को लिखते हैं शौकत थानवी साहब कि बिलाखिर तांगे की सुस्त रफ्तार तंग आकर घोड़े वाले ने घोड़े को उसकी वालिदा से उसके नाजायज ताल्लुकात की याद दहानी कराई। तो मैं दरखास्त आपसे करूंगा कि आप फितरस या शफीकुर रहमान दोनों में से किसी का अगर थोड़ा सा कोई पास पढ़ दें तो एक फ्लेवर मिल जाए हमारे लिस्टनर जी। को। तो मैं देखिए फितरत बुखारी, वो उसकी वो खासियत है कि वो सिर्फ वो किसी
किस तरीके से वो जबान के साथ खेल करते हैं और रोजमर्रा की चीजें देख के उससे जो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है उससे में वो कैसे ह्यूमर तलाश करते हैं। ये मैं एक छोटा सा पीस, उनकी एक बहुत मशहूर छोटा सा एक आर्टिकल है कुत्ते के नाम जी। तो उसमें से मैं ये 2 पैराग्राफ आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये एब्रप्टली शुरू होगा क्योंकि उससे पहले का हिस्सा मैंने छोड़ दिया है। और फिर हम देसी लोगों के कुत्ते भी कुछ अजीब बदतमीज वाकई हुए। अक्सर तो उनमें से ऐसे कौम परस्त हैं कि पतलून और कोट को देखकर ही भौंकने लग जाते हैं। खैर ये तो एक हद तक काबिल तारीफ भी है, इस जिक्र को जाने ही दीजिए। उसके अलावा एक बात और भी है, यानी हमें 12 डालें लेकर साहब लोगों के बंगलों पर जाने का इत्तेफाक हुआ है। मुझे पता नहीं आप लोग जानते हैं डालें क्या होती हैं। वो जब क्रिसमस और न्यू ईयर जो ब्रिटिश पीरियड में आया करता था तो सारे सरकारी दफ्तरों के अफसरों के पास लोग जो बिजनेसमैन वगैरह थे ये फलों वगैरह की टोकरियां लेके जाते थे, वो डाल कहलाती थी। तो जब ये किसी कह रहे हैं कि हम किसी दफ्तर में काम करते थे वहां से लेके जाया करते थे, तो हमें 12 डालें लेकर साहब लोगों के बंगले पर जाने का इत्तेफाक हुआ। खुदा की कसम उनके कुत्तों में वो शाइस्तगी देखी कि अश अश करके लौटा। जो ही हम बंगले के दरवाजे में दाखिल हुए, कुत्ते ने बरामदे में खड़े होकर एक हल्की सी बख कर दी और फिर मुंह बंद करके खड़ा हो गया। हम आगे बढ़े तो उसने भी 4 कदम बढ़कर एक नाजुक और पाकीज़ा आवाज में एक बख और कर दी। चौकीदारी की चौकीदारी, मोसीकी की मोसीकी। एक हमारे कुत्ते के राग न सुर सर न पैर, तान पर तान लगाए चले जाते हैं, बेताले कहीं के, न मौका देखते हैं न वक्त पहचानते हैं, बस गलेबाजी किए जाते हैं। और घमंड इस बात पर है कि तानसेन इस मुल्क में पैदा हुआ था। वाह वाह वाह। शफीकुर रहमान साहब, उनका मैंने एक अभी हाल में उनका एक पीस पढ़ा बहुत सालों के बाद, और उसमें से मैंने कुछ 4-5 जुमले निकाले हैं। तो ये जरा ध्यान से सुनिएगा, आप देखिए किस वक्त वो चालाकी करते थे। हमारे मास्टर साहब बड़े खूंखार किस्म के आदमी थे। यूं तो वो बैचलर ऑफ आर्ट्स थे, मगर बाद में पता चला कि शादीशुदा। रूफी के अब्बा हमेशा उनसे कहा करते थे कि आप इस इलाके में नंबर 2 के खिलाड़ी हैं। एक बार मास्टर साहब ने पूछा नंबर 1 खिलाड़ी कौन है? रूफी के अब्बा ने कहा पता नहीं। फिर यकबयक नन्हे के रोने की आवाज आई। हम भागे भागे पहुंचे। नन्हे को चोट क्यों कर लगी हमने बावर्ची से पूछा। वो सामने सीढ़ियां देखी आपने? हाँ। बस वो नन्हे ने नहीं देखी। हमने उसे चुप कराने के बहुतेरे जतन किए। आखिर रुस्तम ने मशवरा दिया कि उसे गाय का दूध पिलाया जाए। बावर्ची दूध लाया। हमने उससे पूछा ये ताजा तो है? ताजा? चंद घंटे पहले ये हरी घास था, उसने फौरन जवाब दिया। तो अच्छा, इन सब में एक नाम जो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं, वो नाम है चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी का। जी जी जी। और अवध के जो कस्बात रहे, खासतौर पर रुदौली जहाँ के मजाज भी थे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उर्दू लिटरेचर में और हिंदी लिटरेचर में। तो जायसी, तुलसीदास, ये सब अवध के थे। तो मैं एक बहुत छोटा सा पोर्शन पढ़ देता हूँ चौधरी मोहम्मद अली रुदौलवी की एक राइटिंग से, जो कि एक खाका है मीर बाकर साहब का। कोई मीर बाकर साहब थे भाई रुदौली में, उनके बारे में, और मैं बीच में से उसको पढ़ूंगा। अच्छा, इसका बैकग्राउंड ये है कि वो बता रहे हैं कि मीर बाकर का अब इंतकाल हो गया है और उनके जो 3 या 4 भाई हैं वो बहुत ही ड्रामेबाज भाई हैं। और जरा अब आप ये सुनिए सर, ये इंतकाल का एक सीन खींचा गया है। थोड़े दिनों बाद उन्होंने इंतकाल किया। यूं तो मौत मकरूह है, लेकिन अगर ईमान की पूछिए तो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ।
इस हादसे के बाद सिवाय मीर बाकर साहब की वालिदा के किसी के हवास बरजा न थे। हालांकि उनका गम हकीकी गम था, मगर लड़कों के ख्याल से उन्होंने मुझको खास इस काम पर लगाया कि लड़कों को तसल्ली दूं और सब्र की खूबियां उन पर अच्छी तरह रोशन कर दूं। अब जरा देखिए क्या होता है, मैं किताब से पढ़ रहा हूं कि दफन के पहले तो खैर सभी के ऊपर असर होता है, लेकिन कब्रिस्तान से वापस आने के बाद बेकारी के मशगला बहुत होता है। इसलिए मैंने उन चारों भाइयों को अलग अलग कर दिया। सबसे बड़े भाई को मैंने सदक़े के काम में लगा दिया, दूसरे को मेहमानों की तरफ भेज दिया, और छोटे दो भाई ऐसे थे कि वो बगैर दोनों बड़े भाइयों की मदद के ज्यादा आफत नहीं झेल सकते थे, इसलिए उनको दिलासा देकर यूं ही छोड़ दिया। इसके बाद मैं कहीं चला गया, जब वापस आया तो देखता हूं कि कोहराम पड़ा है। मैं समझ गया कि हो ना हो चारों भाई इकट्ठा हो गए। जल्दी जल्दी वापस अंदर आया तो क्या देखता हूं कि सब के सब जमा है और नई तरह के बैन कर रहे हैं। एक कह रहा है, खुदा की कसम बाबू मरहूम 8-8 दिन मुंह नहीं धोते थे, और इस पर सब मिलके बड़े जोर से रोते हैं। फिर दूसरा कहता है, रसूल मकबूल की कसम दांत भी तो नहीं मांजते थे, और इस पर वही एक बार फिर वही गमसार पड़ती है। तीसरा कहता है, और नहाते कब थे, कसम कलाम मजीद की, अम्मा के डर के मारे गुसल खाने में यूं ही पानी फेंक कर चले आते थे, और फिर वही शोर मचता है। चौथा दहाड़े मार मार कर कहता है कि हाय बाबू मरहूम का रात को 2 बजे छींके से हांडी उतार कर गप गप दही बड़े खाना याद आता है, और इस पर तो पूरी की पूरी महफिल माहिए बेआब की तरह रो पड़ती है। मैं क्योंकि मेरा रिश्ता मजाक का था, इसलिए मैं एक डांट पिलाता हूँ और कहता हूँ, सालो अभी उनकी कब्र को मिट्टी भी खुश नहीं हुई और तुमने उनके ये बखान शुरू कर दिया। ये चौधरी मोहम्मद गुदवाली। अब मेरे ख्याल से हमारे पास अब वक्त भी नहीं रहा है जी। और काफी लोगों ने, लेकिन इससे पहले कि जाएं, एक हमारी बात अधूरी रह जाएगी अगर प्रोज में किसी हिंदी के राइटर की बात ना की जाए। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आप श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी या हरिशंकर पारसाई का कुछ पढ़ दें थोड़ा सा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे यही था कि हमको हमारा वक्त ना खत्म हो जाए। श्रीलाल शुक्ल की राग दरबारी अगर आपने देखी है तो उसे पहली फुर्सत में हासिल करके पढ़ो, क्योंकि हमारे छोटे जो कस्बे हैं उनके गांव की हालत और उनको लेके जो सैटिरिकल जो इंसाइसिव सटायर जो है वो उससे बढ़िया मैं समझता नहीं कि किया गया है। तो ये जरूर आप हासिल करें और पढ़ें। और वो कहानी है, एक शहर से एक लड़का जाता है गांव में और उसका उसका किस्सा है वो। तो मैं उसमें से एक आपको सेंटेंस सुना देता हूँ, बाकी सब राग दरबारी जरूर हासिल कर। व्यवस्था में पड़ी कुतिया है जिसे हर आता जाता लात मारे। राग दरबारी जरूर पढ़िएगा। और एक और जो दो, इसके अलावा दो बहुत बड़े नाम हैं जिनमें हरिशंकर पारसाई के कुछ छोटे छोटे एक्सेप्ट में पढ़ूंगा, और तीसरा नाम शरद जोशी का है। ये तीन ह्यूमरिस्ट बहुत बड़े ह्यूमरिस्ट हैं और सैटिरिस्ट हैं आधुनिक हिंदी में, इनको आप जरूर देखें। तो हरिशंकर परसाई के लंबे लंबे आर्टिकल्स लिखा करते थे, उसमें से कुछ सिलेक्शन लल्लन टॉप ने किया है और लल्लन टॉप की साइट पर भी इसमें से कुछ आपको मिल जाएंगे। बड़ी साफ जबान है और बड़ी हिम्मत जो परसाई जी के कलम में है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 2 बार मैं उनसे मिला था जब वो
भोपाल गया हुआ था कभी काम के सिलसिले में, और दूसरी बार जब मेरा तो काफी बीमार थे। तो ये सुनिए, बेइज्जती में अगर दूसरे को भी शामिल कर लो तो आधी इज्जत बच जाए। जो कौम भूखे मारे जाने पर सिनेमा में जाकर बैठ जाए वो अपने दिन कैसे बदलेगी। अमेरिकी शासक हमले को सभ्यता का प्रसार कहते हैं। बम बरसते हैं तो मरने वाले सोचते हैं सभ्यता बरस रही है। अच्छी आत्मा फोल्डिंग कुर्सी की तरह होनी चाहिए। जरूरत पड़ी तब फैलाकर बैठ गए, नहीं तो मोड़कर कोने से टिका। अर्थशास्त्र जब धर्मशास्त्र के ऊपर चढ़ बैठता है तब गौरक्षा आंदोलन के नेता जूतों की दुकान खोलते। जिन्हें पसीना सिर्फ गर्मी और भय से आता है वो श्रम के पसीने से बहुत डरते हैं। जो पानी छान कर पीते हैं वो आदमी का खून बिना छाने पी जाते हैं। जिस समाज के लोग शर्म की बात पर हंसें उसमें क्या कभी कोई क्रांतिकारी हो सकता है? वाह। होगा शायद, पर तभी होगा जब शर्म की बात पर ताली पीटने वाले हाथ कटेंगे और हंसने वाले जबड़े टूटेंगे। वाह, बहुत ही सटीक, बहुत उम्दा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था हमारा एक मुख्तसर सा सफर हिंदुस्तानी अदब में तंज़ो मिज़ाह का, ह्यूमर एंड सटायर इन हिंदुस्तानी लिटरेचर। गालिब ने फरमाया था कि बहुत मशहूर शेर है उनका कि आते हैं गैब से या मज़ामी ख्याल में, गालिब सरीर खामा नवाए सरोश है। These subjects come to me from some hidden cosmos somewhere. The scratching of my pen is actually the voice of angels. आते हैं गैब से, from some hidden cosmos. अब देखिए दिलावर फिगार क्या फरमाते हैं कि इस तरह की शायरी कहाँ से आती है, और उसके बाद ये सुना के इजाजत लूंगा। दिलावर कहते हैं किस कॉस्मोस से आती है कि एक दावा तो कलम हो तो गजल होती है, एक दावा तो कलम हो तो गजल होती है, जब ये सामान बहम हो तो गजल होती है, और भूत आसेब अजिन्ना और शयाती हजरात, अजिन्ना प्लूरल ऑफ जिन, शयाती प्लूरल ऑफ शैतान, भूत आसेब अजिन्ना और शयाती हजरात, इन बुजुर्गों का करम हो तो गजल होती है। और शेर नाजिल नहीं होता कभी लालच के बगैर, शेर नाजिल नहीं होता कभी लालच के बगैर, दिल को उम्मीद रकम हो तो गजल होती है, और पूंछ कुत्ते की टेढ़ी हो तो कुछ भी ना बने, पूंछ कुत्ते की टेढ़ी हो तो कुछ भी ना बने, और तेरी जुल्फों में खम हो तो गजल होती है। और जरा ये सुन लीजिए आखिरी शेर इसका कि सिर्फ ठर्रे से तो कतात ही मुमकिन है फिगार, कतात द प्लूरल ऑफ कता, क्वाड्रुपलेट, सिर्फ ठर्रे से तो कतात ही मुमकिन है फिगार, हाँ अगर विस्की और रम हो तो गजल होती है। तो अब शाम भी हो गई है और आप सब लोग मेरे ख्याल से गजल कहने का और सुनने का इंतजार कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल साहब आपका, आपने बहुत बहुत शुक्रिया लगा इस महफिल में, और आप सब व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया, कारवान का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। आदाब। आदाब।